माला नाम की एक विधवा बूढ़ी औरत रहा करती थी। माला की इकलौती बेटी थी जिसका कुछ वर्ष पहले ही विवाह हो चुका था और वो अब अपने ससुराल में रहती थी। माला अपने गांव में ही मैगी बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन माला अपने ठेले पर मैगी बेच रही थी। तभी उसके गांव का एक व्यक्ति हरीश लाल वहां पर आ गया। कैसी हो अम्मा? ईश्वर की कृपा है बेटा। आजकल देख रहा हूँ तुम्हारे मैगी बहुत कम बिक रहे हैं। हाँ बेटा, बिक्री तो पहले से कम हो गई है, लेकिन इतना जरूर बिक जाता है कि मेरे घर का चूल्हा चौका जल जाता है। अरे अम्मा, क्या चूल्हा चौका? एक बेटी थी, उसकी शादी करके तुमने ससुराल भेज दिया। अकेली तुम बची। अकेला पेट कितना खाएगा? यहाँ पर किसी काम से आए थे हरीश बेटा। देखिए अम्मा, मुझे तो आपकी मैगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उनमें स्वाद नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये तो अपने अपने मन की बात होती है। किसी किसी को तो मेरे मैगी बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए अम्मा, कल से आपके ठेले के बगल में ही एक और ठेला लगेगा। क्या कहना चाहते हो बेटा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरा साला बिहार से आ रहा है और कल से वो यहीं पर मैगी बेचेगा। ये कहकर हरीश वहां से चला जाता है। वो अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि वहां गांव का मुखिया उसका इंतजार कर रहा था। अरे वाह, क्या बात है मुखिया जी। ऐसा क्या खास काम पड़ गया जो आज आप मेरे घर पधारे हैं? तुम्हारी और माला की बातें मैं काफी देर से सुन रहा था। तो आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तुम तो जानते ही हो, हमेशा की तरह मैं तुम्हारा ही साइड लूंगा। लेकिन माला मेरे पास मदद के लिए आई तो मैं उसे मना नहीं कर सकता, क्योंकि 20 सालों से वो वहीं पर अपना ठेला लगा रही है। मुझे मजबूरन तुम्हारे साले मुन्ना को वहां से हटाना पड़ेगा। तो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किसके साइड है, मेरे साइड या उस माला अम्मा के साइड? मैं तो हमेशा तुम्हारे ही साइड हूँ हरीश। मैं तो यहाँ पर बस यही कहने आया हूँ कि हमेशा की तरह चुनाव में इस बार मेरा विशेष तौर पर ध्यान रखना। सारे खर्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये भी कहने की बात है मुखिया जी। आप बेफिक्र रहिए, इस बार चुनाव में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इस बार के इलेक्शन में आप ही जीतिएगा। मुखिया खुशी खुशी वहां से चला गया। अगले दिन मुन्ना माला के बगल में ठेला लगाकर खड़ा हो गया। मुन्ना ने अपना ठेला बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया था। एक व्यक्ति मुन्ना के ठेले के पास आया और बोला, अरे भैया, इस ठेले में कौन सा व्यंजन रखा हुआ है? ई ठेला पे मुन्ना के स्टाइल वाला मैगी बा। खइला के बाद मजा आ जाई। मैगी तो हमारे गांव की माला भी बनाती है, लेकिन वो थोड़ा अलग तरह का दिखता है और आपका काफी अच्छा दिख रहा है। अरे भैया, ई मुन्ना बिहारी के स्टाइल बा। एक बार खइबा तो बार बार आईबा। भाई तो फिर जल्दी से मुझे भी एक अपने स्पेशल मैगी बना के दे दो। फिर मुन्ना ने अपने स्टाइल में मैगी बनाकर उस व्यक्ति को दिया। मैगी खाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मुन्ना की मैगी की तारीफ करने लगता है। फिर मुन्ना उस व्यक्ति से कहता है, अरे भाई, अगर हमार मैगी अच्छा लागल तो गांव में जाके सबके बताना और यहाँ मैगी खाने के लिए सबको जरूर भेजना, ना कि बुढ़िया अम्मा के पास भेज देना। ये बात सुनकर वो व्यक्ति वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। लेकिन अम्मा को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता है। ये गलत बात है बेटा। माना कि तुम मैगी बहुत ही अच्छा बना रहे हो,
लेकिन मेरी मैगी को खराब कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। हम जानते थे तुम बुढ़िया जरूर हमसे लड़ाई करोगी। जीजा जी ने सब कुछ मुझे बता दिया था तुम्हारे बारे में। बेटा, मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रही। तुम गांव में सबसे अपनी मैगी की तारीफ कर रहे हो और मेरे मैगी की बुराई कर रहे हो। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे ही आपकी और आपकी मैगी की बुराई करेंगे। आपको जो करना है कर लो। उस दिन के बाद से कोई भी अगर गलती से माला के ठेले पर आ जाता तो मुन्ना उन्हें अपने हाथ का बनाया हुआ मैगी खिलाता और सबको माला के खिलाफ भड़काया करता था। धीरे धीरे करके मुन्ना ने माला के सारे ग्राहक छीन लिए और सभी को वो मुफ्त में मैगी खिलाकर अपनी तरफ करने लगा। लता मजबूरी में गांव के मुखिया के पास मदद मांगने के लिए चली गई। क्या बात है माला जी, आज आपको गांव के मुखिया की याद कैसे आ गई? आप तो ऐसे बोल रहे हैं मुखिया जी, जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं। अरे ये तो छोटा सा गांव है। अगर किसी को छींक भी आती है तो पूरे गांव को पता चल जाता है। मुझे पता है, तुम जरूर हरीश के साले मुन्ने की शिकायत लेकर आई होगी। लेकिन तुम जिस पेड़ के नीचे ठेला लगाकर खड़ी रहती हो, वो तुम्हारी नहीं है, इस गांव की है। और वहां पर हर किसी को अपना ठेला लगाने का पूरा अधिकार है। आप गलत समझ रहे हैं मुखिया जी। मुझे मुन्ना के वहां ठेला लगाने से कोई भी नाराजगी नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो मेरे ग्राहक तोड़ रहा है मुझे उससे आपत्ति है और मेरे बनाए हुए मैगी को सब जगह बुराई कर रहा है। तो तुम्हें किसने रोका है माला? अगर वो तुम्हारी मैगी की बुराई कर रहा है तो तुम भी उसकी मैगी की बुराई करो। अगर वो मुफ्त में ग्राहकों को मैगी खिलाता है तो तुम भी खिलाओ। ये सब सुनकर माला वहां से निराश होकर चली गई। उदास होकर माला एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उस रास्ते से एक होटल का बड़ा शेफ गुजरता है। क्या बात है माता जी, आप बहुत ही ज्यादा उदास लग रही हैं। क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत ही ज्यादा अभागन हूँ। मैं अपना घर चलाने के लिए गांव में मैगी का ठेला लगाती हूँ, लेकिन उसी ठेले के बगल में एक मुन्ना नाम का लड़का भी अपना ठेला लगाता है और वो सबसे मेरी मैगी की बुराई करता है। अब तो कोई भी मेरी मैगी खाने नहीं आता है। पता नहीं अब मेरा कैसे गुजारा होगा और ये बाकी की जिंदगी कैसे कटेगी बेटा। अरे बस इतनी सी बात है माता जी, आप परेशान मत होइए। मैं बहुत बड़ा शेफ हूँ, मुझे बहुत सारी डिशेस आती है बनाने के लिए। मैं आपको मैगी पिज्जा की रेसिपी बताता हूँ। मैगी पिज्जा, ये कैसी डिश है बेटा? माता जी, ये बहुत ही यूनिक डिश है। अगर आप इसे बनाकर अपने ठेले पर बेचेंगी तो बहुत लोग खाने आएंगे और बहुत ही फेमस हो जाएगा आपका मैगी पिज्जा। फिर वो व्यक्ति माला को मैगी पिज्जा की रेसिपी बताता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन माला मैगी पिज्जा बनाती है और अपने ठेले पर बेचने लगती है। तभी वहां एक ग्राहक आता है। माता जी, आपने ऐसा क्या व्यंजन बनाया है जिसकी खुशबू इतनी दूर तक आ रही है? मैं तो अपने आप को रोक नहीं सका और आ गया खींचते हुए यहाँ पर। अरे बेटा, मैंने तो मैगी पिज्जा बनाया है, क्या तुम खाओगे? मैं तुम्हारे लिए एक मैगी पिज्जा बनाऊं क्या? क्या? मैगी पिज्जा, ये कैसा व्यंजन है? लेकिन खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आप ऐसा कीजिए, मुझे एक मैगी पिज्जा दे दीजिए। मैं भी तो खाकर देखूं कि कैसा लगता है। फिर माला उस व्यक्ति को एक मैगी पिज्जा दे देती है, जिसे खाकर
वो व्यक्ति खुश हो जाता है। धीरे धीरे माला की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। ये सब देखकर मुन्ना अंदर ही अंदर जलने लगता